हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। आप अपनी नोटबुक निकालिए और अपने साथियों को जल्दी से बुला लीजिए ताकि आज अपने जो चैप्टर किया था पहले वास्तविक संख्याएं, जो कल अपना कंप्लीट हो गया था, उसका आज अपने टेस्ट करने वाले हैं। और ये टेस्ट आप इन क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट कर लें पहले, या फिर आप ये पेपर जो है आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है अभिनव कैरियर एकेडमी के नाम से ही है, आपको लिंक जो है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ज्वाइन करके वहाँ टेलीग्राम पे ये पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा और वहाँ सॉल्व करके आप उसी टेलीग्राम चैनल पे अपनी आंसर शीट जो है वो आपने भेजनी है। वहाँ से हम चेक करके और आपको वापस जो है भेज दी जाएगी कि किसके कितने अंक है, और सबसे ज़्यादा अंक जिनके आएंगे उनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, अपने जो टेस्ट है आज का उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस टेस्ट में पहला क्वेश्चन अपना कि यदि 65 और 117 का HCF दे रखा है आपको कितना, 65 m माइनस 117 कितने बच्चे 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो m का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। कैसे करना है, आपने पहले 65 और 117 का HCF निकाल लेना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकाल के उस HCF को 65 m माइनस 117 के इक्वल में रख लेना है, बराबर में रख लेना है। और वहां से इसकी कैलकुलेशन करके m की वैल्यू बतानी आपने इनमें से कितनी आएगी। सेकंड क्वेश्चन है अपना 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, ये बतानी आपको। उसके बाद है HCF दे रखा है आपको दो संख्याएं हैं 135 और 225, इसका 45 HCF दिया हुआ है और LCM जो है अपने को फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि कितना आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है अपना, थर्ड क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांक 1176 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में 7 की घात जो है वो क्या आएगी, 7 की घात जो है वो कितनी आएगी वो बताना है आपको। 7 की घात जो है वो बतानी है आपको, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको 0, 1, 2 और 3, इनमें से आपको घात बतानी है कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो ये है कि 404 और 96, 404 और 96 का HCF और LCM अपने को ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF और LCM जो है ज्ञात करना है। फिर आपको इसकी जांच करके बतानी है, आपने इसको चेक करके बताना है, यानी वेरीफाई करना है कि HCF मल्टीपल LCM इक्वल होगा, दोनों जो दी गई संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो है वो इक्वल है, ये आपको करके बताना है पूरा। उसके बाद है सेकंड 6 क्वेश्चन अपना, इसमें आपको दो संख्याएं दे रखी है, एक तो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या अपने पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये भाज्य संख्याएं हैं। क्यों भाज्य है, इसकी व्याख्या करनी है आपने। क्या करनी है बच्चे, व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेन करके बताने हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है,
क्या है, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18। और रवि को लगते हैं 12 मिनट। कितने लगते हैं? 12 मिनट। यदि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों कितने समय बाद पुनः उसी जगह पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो है जांच करके बतानी, आपको क्या करके बतानी है? जांच करके बतानी है कि जो प्राकृत संख्या है n, इसके लिए जो ये 6 की पावर n है, यहाँ बच्चे कितना है? 6 की पावर n है। ये 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये है, ये आपको प्राकृत संख्या के लिए जांच करनी है। आपको बता रखा है पीछे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। यानी किसको प्रूफ करके बताना है कि √5 जो है ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन आता है अपना कि संख्याओं 17, 23 और 29, ये अलग अलग संख्याएं हैं बच्चे। 17 अलग है, 23 अलग है और 29 अलग है। ये 3 नंबर है आपके पास। इनका लैस है और मैस है ज्ञात करना है। लैस है और मैस है आपको मैंने बताया था कि लैस है का मतलब होता है एलसीएम और मैस है का मतलब एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो ज्ञात करके बताना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 12, 15 और 21 के मैस है और लैस है ज्ञात करके बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 26 और 91 के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, ये ज्ञात करके बताने हैं। तो ये आज का पेपर है आपका। इस पेपर का सॉल्यूशन करके जो अपनी आंसर शीट है वो आप टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना। वहां से चेक करके कल आपको बताया जाएगा कि किस विद्यार्थी के सबसे ज्यादा अंक आए हैं। ओके बच्चे? हाँ जी बच्चे, आज अपने बात करने वाले हैं बहुपद। किसकी बात करने वाले हैं बच्चे? बहुपद। बहुपद जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद जो है ये भी आपका 4 अंक का है। कितने अंक का है बच्चे? 4 अंक का। कितने अंकों का है? 4 अंकों का है। कितने अंकों का? 4 अंकों का। इसमें भी एक क्वेश्चन जो है आपका, एक पर्सन है वो वस्तुनिष्ठ पूछ सकता है। क्या पूछा जा सकता है? वस्तुनिष्ठ, यानी कि एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। एक पर्सन आपको रिक्ति स्थान के रूप में पूछा जा सकता है। किसमें? रिक्ति स्थान में। अगर रिक्ति स्थान में नहीं पूछता है आपसे तो यहां आपसे वो अति लघुरात्मक में, अति लघुरात्मक मतलब जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहां 1 नंबर का पूछा जा सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया एमसीक्यू, और 1 नंबर का जो पर्सन है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। अगर फिल इन द ब्लैंक नहीं पूछता है तो 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। किसमें? 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। और 1 पर्सन जो है वो आपको लघुरात्मक पूछेगा। क्या पूछेगा? लघुरात्मक, जो 2 अंक का होगा। क्या होगा? 2 अंक का होगा। ये 2 अंक का रहेगा, ये भी 1 अंक का, और ये क्वेश्चन भी 1 अंक का रहेगा। एक तो पैटर्न इसका ये बनता है, इस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पैटर्न ये रहता है इसका, एक पर्सन तो आपको वस्तुनिष्ठ पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? वस्तुनिष्ठ। और जो 1 अंक का रहेगा, क्या रहेगा? 1 अंक का। और एक पर्सन जो है आपको दीर्घ पूछ लेगा। इसमें से क्या पूछ लेगा? दीर्घ, यानी बड़ा पर्सन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका 3 अंक का हो सकता है। कितने अंक का? 3 अंक का। एक पैटर्न ये रह सकता है, या तो इस पैटर्न में पूछा जाएगा या फिर इस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके बच्चे, तो ये
एक्सरसाइज 4 अंक की है। इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप अपने बात की अभी। अब बात करते हैं इसमें बहुपद से संबंधित चर्चा। बहुपद, बहुपद को हल करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक बातें जो है बहुपद के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं पहले, ताकि अपने कोई भी प्रश्न जो हल करेंगे उस प्रश्न को आसानी से अपने समझ सके। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं चर की। किसकी बात करते हैं बच्चे? चर की बात करते हैं। किसकी? चर की। क्या? चर। क्या है? चर। चर वे राशियां होती है जिनका मान जो होता है वो ज्ञात नहीं होता है। चर वे राशियां होती है जिनका मान ज्ञात नहीं होता है और उनका मान जो अपने को क्वेश्चन दिया होगा, प्रश्न दिया होगा, उस प्रश्न की जो शर्तें होगी उन शर्तों के ऊपर निर्भर करेगा कि इसका मान क्या आने वाला है, इसका मान क्या आने वाला है। और चर को सदैव जो अपनी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है, यानी कि जो ABCD है, उसके छोटे अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? छोटे अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो नोट कीजिए साथ साथ, चर वे राशियां होती है जिनका मान अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है। इनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। शर्तों पर निर्भर करता है। ओके बच्चे। और एक चीज और लिख लो इसमें साथ में, चर को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे X है, Y है, Z है आदि। ये क्या है? अपने चर है। क्या है? चर। ओके बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अचर की। किसकी बात करते हैं? अचर की। किसकी बात कर रहे हैं? अचर। किसकी बात है? अचर। अचर वे राशियां होती है जिनका मान ज्ञात होता है, जिनका मान हमें ज्ञात होता है। और अचर का जो मान होता है वो प्रश्न में जो भी शर्तें दी होगी उनके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। और अचर को सदैव अपने संख्याओं के द्वारा लिखते हैं। जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है। ओके बच्चे। हाँ जी, तो लिखो इसको। अचर वे संख्याएं होती है जिनका मान ज्ञात होता है। क्या होता है बच्चे? ज्ञात होता है। इनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर नहीं होता है। देखो, चर का तो निर्भर होता है और इसका निर्भर नहीं होता है। ध्यान रखिए इस बात का। विशेष बात यही है इसमें, जो चर राशियां हैं इनका तो क्या होता है? मान जो है वो निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है?
पर्सन में जो शर्तें दी होगी, और एचर में शर्तों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखना है। ओके बच्चे, अपने इसको किससे दर्शाते हैं, लिख देंगे एचर को सदैव संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। 1, 2, 3, 4 इत्यादि, इनके द्वारा इनको दर्शाया जाता है एचर को। ओके बच्चे, ध्यान दें, चर और एचर में बहुत से बच्चों के कंफ्यूज रहता है कि चर क्या है, एचर क्या है। चर वे राशियां जिनका मान ज्ञात नहीं होता है, और उनका मान पर्सन में जो शर्तें दी होगी उनके ऊपर निर्भर करेगा। और उनको किससे लिखेंगे, ABCD के छोटे अक्षरों से लिखेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर हैं उनके द्वारा लिखेंगे। और जो एचर है, ये वे संख्याएं होती है इनका मान ज्ञात होता है। हमें क्या होता है बच्चे, ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात होता है सर, जैसे यहां मैंने लिखा 3, क्या लिखा बच्चे, 3 लिखा यहां, तो 3 को अपने यहां 3 पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह भी इसको 3 ही पढ़ेगा। जैसे इंग्लैंड में भी इसको 3 ही कहेगा, ये नहीं है कि इसको वहां 4 कहेंगे या 5 कहेंगे, ऐसा नहीं है। वहां भी क्या कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, 3 कहेंगे। तो ये निश्चित है, मान क्या है, निश्चित है, ये बदलते नहीं है। और जो इसके अंदर है, चर के अंदर जो मान है वो बदलते रहते हैं। वो किस पर निर्भर करते हैं, पर्सन में जो शर्तें दी होगी उनके ऊपर निर्भर करेगा। और जो एचर होगा, इनका मान उन शर्तों पर निर्भर नहीं करेगा। ओके बच्चे, क्लियर हुआ चर और एचर। चलते हैं आगे अपने बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करते हैं, बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और एचर साथ मिलकर जो संक्रियाएं होती है गणित की अपने, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, इनको क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। इन संक्रियाओं के द्वारा दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। चर और एचर, इन दोनों को साथ में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे बच्चे, बीजीय व्यंजक। तो लिखेंगे चर और एचर को एक साथ गणितीय संक्रियाओं के द्वारा लिखा जाता है बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ओके बच्चे, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहां मैंने लिखा, यहां लिख दिया जैसे x + 7। अब देखो x यहां क्या है, ये चर है। x क्या है, चर है। ये क्या है, चर है। और 7 क्या है अपना, एचर है। क्या है, एचर है। और यहां प्लस क्या है, ये संक्रिया होगी। क्या होगी, गणितीय संक्रिया। क्या होगी, गणितीय संक्रिया होगी। तो चर और एचर को अपने गणितीय संक्रियाओं द्वारा जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो। गणितीय संक्रियाएं कौन सी है, याद रखें, गणितीय संक्रियाएं हम कौन कौन सी पढ़ते हैं, प्लस है,
माइनस है, गुणा है और भाग है। ये अपनी गणितीय संक्रियाएं हैं। ओके, इन संक्रियाओं के द्वारा चर और अचर को एक साथ लिखा जाता है, उसको हम क्या पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ेंगे बच्चे? बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने यहां और लिख दिया, जैसे 3 गुणा x, तो क्या बन गया अपना 3x। ये भी क्या है कि बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। और लिख दिया अपने, जैसे और ले लो, जैसे यहां ले लिया 7 भाग y ले लिया। यहां क्या ले लिया बच्चे? y ले लिया। तो ये भी क्या है कि बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। इसके अलावा और भी ले लें, जैसे मैंने लिख दिया 2y प्लस 8। ये भी क्या है कि बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो क्लियर हुआ बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक क्या है? क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अपने, नेक्स्ट चलते हैं बहुपद की ओर। किसकी ओर है? बहुपद। बहुपद जो अपना चैप्टर है बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? बीजीय जो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर की घात, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीगर हो, उसे ही हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। दोबारा देखें, बीजीय व्यंजक में चर की, किसकी? चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? ध्यान दें, बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें, क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी हम उस बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे अपने कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बहुपद के। जैसे यहां लिखा मैंने x प्लस 8, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसे हम बहुपद कहेंगे कि बहुपद है। ओके बच्चे, यहां लिख लिया मैंने x की स्क्वायर माइनस 2y। क्या ले लिया? x की स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7। ये भी क्या है कि बहुपद है। क्या है? बहुपद है। लेकिन इसमें चर राशियां कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये 2 चर में बहुपद है, ये 1 चर में बहुपद है। ओके बच्चे? हाँ जी। उसके बाद मैंने लिख दिया x की पावर माइनस 4 प्लस 7x प्लस 6। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद नहीं है? क्यों नहीं है? यहां x की पावर क्या आ गई? माइनस में आ गई। किस में आ गई? माइनस में आ गई। यानी चर की जो घात है वो क्या आ गई? माइनस में आ गई। तो माइनस में आ जाए तो क्या बहुपद नहीं है। क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी अपने क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो यहां तो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि नेगेटिव इंटीगर आ गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ओके, बहुपद नहीं है। ओके बच्चे, इसके अलावा और देख लें। जैसे यहां लिख दिया मैंने 7/x प्लस 6x माइनस 11। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? एक बार देखने में आपको लगेगा सर इसकी पावर तो धनात्मक लग रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको सही लिखे अपने। जैसे ये 7 है, इसे x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीपल में x की पावर -1। क्या आ जाएगी? -1। क्यों? क्योंकि जिसकी घात है
कुछ भी नहीं दिखती अपने को, उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है, 1 होती है। अब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। और ये प्लस में 6x है -11, तो क्या बन गया ये? 7x की पावर -1 प्लस 6x -11। तो क्या ये बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके बच्चे, पहचान याद रह जाएगी आपको। बहुपद हम किसको कहेंगे? जिसमें चर की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्लियर हुआ बच्चे? बहुपद क्या है? आगे अब चलते हैं नेक्स्ट, बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात है? बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकारों की बात करते हैं। प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो है ये 2 स्थितियों में देखे जा सकते हैं। एक तो पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। एक तो पद के आधार पर पढ़ते हैं और एक किसके आधार पर है? घात के आधार पर। तो अपने पहले देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर, और इधर अपने देख लेते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर। ओके बच्चे, घात के आधार पर। ओके, अब अपनी बात करते हैं पद के आधार पर। जिस बहुपद में एक पद हो, कितना पद हो? एक पद हो, उसको क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। ओके, दूसरा, अगर जिसमें 2 पद हो, कितने पद हो? 2 पद हो, उसे क्या कहेंगे? द्विपदी। क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। जिसमें 3 पद हो, कितने पद? 3 पद हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। बहुपद। ओके बच्चे, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद, और जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ओके, याद रह जाएगी बात आपको। उसके बाद है घात के आधार पर देखें अपने, तो इसके अलावा आगे बढ़ते रहते हैं। जिसमें 4 पद है तो चतुर्थ पदी बहुपद हो जाएगा, 5 है तो पंचम पदी बहुपद हो जाएगा। जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे अपने इनको लिख सकते हैं। ऐसे ही मुख्य रूप से ये 3 ही देखने को मिलते हैं अपने को, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसके बाद घात के आधार पर देखते हैं। जिसमें घात हो एक, क्या हो? एक घात हो, उसे कहेंगे एक घाती। क्या कहेंगे? एक घाती। या फिर उसका दूसरा नाम है रेखिक। क्या पढ़ेंगे? रेखिक बहुपद। क्या पढ़ते हैं अपने? रेखिक बहुपद पढ़ते हैं। इसके अलावा जिसमें 2 घात हो, कितनी हो? 2 घात हो, उसे कहेंगे द्विघाती। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। और जिसमें 3 घात हो उसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही जिसमें 4 घात हो उसे क्या कहेंगे? चतुर्थघाती बहुपद। ओके बच्चे, अब अपने बात करते हैं। मुख्य रूप से ये 3 पढ़ते हैं अपने। मुख्य रूप से कितने पढ़ते हैं? ये 3 पढ़ते हैं। एक पदी यानी रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब पदों में देखिए कंफ्यूज रहता है पदी वाला, ये पद वाला क्या चक्कर है? पद क्या होता है कि कोई बहुपद ले लिया अपने, जैसे यहां मैंने लिखा x + 5। अब इस प्लस के द्वारा कौन सा साइन याद रखना है? प्लस और माइनस साइन लग जाए, प्लस और माइनस साइन लग जाए, वो क्या करेंगे? अलग अलग पदों में बांट देंगे। तो ये क्या हुआ? इसका एक पद, और ये क्या हुआ? दूसरा पद। यानी कि ये तो क्या हुआ? इसका एक पद और ये दूसरा पद। तो ये कितने हुए? द्विपदी हुआ। ये क्या हुआ बच्चे? द्विपदी हुआ। ओके, और एग्जांपल देखें। जैसे मैंने यहां लिख दिया 4x + 2x + 7, ये लिख दिया। क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब आपसे पूछ लिया कि ये कितने पदी है, तो ध्यान दे इसमें 4x और 2x,
इनकी घात क्या है, इक्वल है, और दोनों सेम चर में है, एक ही चर में है, एक जैसे चर में है, तो ये प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इनको अपने प्लस करके लिख सकते हैं एक साथ, कितने हो गए 6x, और ये प्लस का 7, तो ये भी क्या रहा, द्विपदी, क्या रहा, द्विपदी आ रहे हैं। ऐसे ही अपने यहां लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस से 5 लिख दिया। अब क्या ये, अब इसमें पद देखो कितने हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद है, तीन पद है, तो क्या हुआ, त्रिपदी, क्या हुआ, ये त्रिपदी होगा, कितना हुआ, त्रिपदी हुआ, क्लियर हुआ पदी वाला। तो पदों के आधार पर अपने कैसे कहें। घात की बात करें, घात, सबसे पहले घात क्या है इनको समझे। घात, घात क्या लिखते हैं, कोई भी जो बहुपद है उस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी वो ही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। क्या लिख लें इसको आप, किसी बहुपद, बहुपद के चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात उस बहुपद की, उस बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। याद रखिए बच्चे इसको, क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ओके, ये नोट कर लें आप, घात क्या है, घात क्या है। ओके, किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें अपने, जैसे मैंने यहां लिख दिया 5x प्लस से 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लस से 2 ले लिया। अब यहां एक चीज और ध्यान रखें, जिस चर की कोई भी घात नहीं लिख रखी हो वहां कितनी होती है, एक होती है, कितनी होती है बच्चे, एक। तो यहां घात कितनी है, एक है, कितनी है, एक है। तो इसकी अधिकतम घात भी इसमें कितनी दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है, तो घात कितनी हुई इसकी, एक हुई, कितनी हुई, एक। और जिस बहुपद की घात एक हो उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक, क्या पढ़ेंगे, रेखिक, क्या पढ़ेंगे, रेखिक। ओके बच्चे, इसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया यहां 3x की स्क्वायर प्लस 5x की घात 1 माइनस 7, ये लिख दिया। अब यहां अधिकतम घात देखनी है, ये नहीं है कि यहां घात 2 है सर और यहां 1 है, तो 2 और 1 कितनी होगी, 3 होगी, नहीं 3 नहीं हुई, क्या अधिकतम घात देखनी है हमने, कितनी, अधिकतम घात। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हुई, 2 हुई, क्या हुई, 2 पढ़ेंगे अपने, क्या पढ़ेंगे, 2। और जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात, क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 4x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 6x की घात 1 और माइनस 6 लिख दिया। ओके बच्चे, अब इसमें घात देखनी हमें, तो ऐसे नहीं लिखना 3 और 2 5 और 1 6, 6 घात ना, 6 नहीं है इसकी घात, क्या लेनी है हमें, अधिकतम घात, क्या पढ़नी है, अधिकतम घात देखनी है हमने, क्या देखनी है, अधिकतम घात। तो इसमें अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 3 है, देखो कितनी है, 3 है। तो इस पूरे बहुपद की जो घात है वो क्या हुई, 3 हुई, कितनी हुई, 3। और जिस बहुपद की घात 3 हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिघाती बहुपद पढ़ेंगे। ओके बच्चे, याद रह जाएगा।
हाँ जी बच्चे, सॉरी माइक ऑफ हो गया था, उसके लिए क्षमा। दोबारा देखें, अपने बात की थी कि बहुपद जो है उसके प्रकार की बात कर रहे थे, और बहुपद के प्रकार में अपने दो प्रकार पढ़े, एक तो घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। जो पदों के आधार पर है वो भी मुख्य रूप से कितने हैं, 3 हैं, और घात के आधार पर भी मुख्य रूप से अपने 3 पढ़ते हैं। जैसे पद के आधार पर तो देखे हमने एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे ही घात के आधार पर देखे हमने रेखिक है, या एक घाती बहुपद भी बोल सकते हो आप इसे, द्विघाती है, त्रिघाती है, ये हुआ। और पद से संबंधित जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुई भी, पद हम कैसे पहचाने। पद जिसमें बीच में प्लस या माइनस साइन लग जाए तो पद बनते जाते हैं अपनी। अगर मान लो एक साइन है तो 2 पद बन गए, अगर 2 साइन है, जैसे यहां एक साइन है, मान लो यहां लिखा मैंने 5 + x, अब साइन देखो एक है बीच में, प्लस का एक ही साइन है, तो पद कितने हैं, 2 है। क्लियर। अगर यहां ऐसे आ जाए 4x - 2y ले लें अपने, +3, अब इसमें साइन देखो कितने आगे, 2 आगे, कितने साइन है, 2 साइन है, तो क्या हो गया, त्रिघाती। कितना हो गया, त्रिघाती हो गया। ऐसे ही और देख लें, जैसे जरूरी नहीं है कि सेम चर हो, अब देखो इसमें अगर एक जैसे चर है तो अपने उसको कहेंगे एक चर, अब इसमें 2 चर आगे तो इसको क्या कहेंगे, 2 चर। क्या कहेंगे, 2 चर में ये रेखिक बहुपद बन गया। ओके, अब अपने बात करते हैं शून्याकों की। किसकी बात करते हैं बच्चे, शून्याकों की बात करते हैं। शून्यक जो है इसकी चर्चा करते हैं। ओके, शून्यक जो अपने रेखिक बहुपद पढ़ा, क्या पढ़ा, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद ये पढ़ा हमने। तो रेखिक बहुपद में जैसे आपने लिखा x + 5, ये क्या है, इसकी घात देखो 1 है, तो क्या कहेंगे इसके, रेखिक बहुपद। तो इसका जो शून्यांक है वो क्या आ जाएगा, 1। कितना आएगा, 1। एक चीज और क्लियर करें, जिस बहुपद की जितनी घात है उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ओके, तो ये बात लिखते हैं अपने। यहां देखो अब क्या है, x, इसको बराबर में हम कुछ नहीं है तो यहां 0 ले लेंगे। क्या लेके चलना है, 0। तो x बराबर लेके जाएंगे तो ये 5 किसका हो गया, माइनस का। किसका हो गया, माइनस का। तो ये 5 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया। क्लियर। यानी कि अपने शून्यक में डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अपने कह सकते हैं, क्या अपने कह सकते हैं कि किसी बहुपद का मान जिस अंक से शून्य हो उसे उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। शून्यक कहेंगे। ओके, कहेंगे। क्लियर हुआ। यानी कि इसमें देखो, अब यहां इसको इससे भी समझ सकते हो आप भी, x + 5 है। क्या है, x + 5 है। यानी कि इस x की जगह अपने क्या रखें कि इसका मान शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां -5 रखें तो ही क्या होगा, इसका मान 0 होगा। देखो क्या आया, 0। तो क्या रखने पर 0 आया, -5। तो -5 क्या हुआ, इसका शून्यक हुआ। क्या हुआ, शून्यक हुआ। ओके बच्चे, या अपने इस रूप से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसका जो व्यापक जो रूप होता है, या मानक रूप जो होता है, मानक रूप भी बोल सकते हो आप इसे, मानक रूप। तो रेखिक बहुपद का जो मानक रूप है उसे अपने क्या लिखेंगे, ax + b। क्या पढ़ेंगे, ax + b। और साथ में a जो है वो नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या, a जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्यों सर इसलिए होना चाहिए, अगर a 0 हो गया, पूछ कीजिए कि a जो है वो 0 हो गया, अब 0 को x से गुणा किया तो ये 0 हो गया, तो ये बहुपद ही नहीं रहा, चर ही नहीं रहा। इसमें चर ही नहीं है तो बहुपद ही नहीं है ये।
इसका मतलब a जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसका शून्यक निकालने के लिए शून्यक मान लेते हैं, इसका शून्यक जो है, माना शून्यक है, शून्यक मान लिया अपने अल्फा। क्या है इसका? अल्फा एक शून्यक है। तो अल्फा इक्वल क्या आएगा? हमेशा ही माइनस बी बटा ए। क्या होगा? माइनस बी बटा ए। किसका? रेखिक बहुपद का शून्यक जो है वो क्या रहेगा? माइनस बी बटा ए। ओके, याद रखें इस चीज को। क्या आएगा? माइनस बी बटा ए। ये नोट कर लें बच्चे, रेखिक बहुपद का शून्यक। ओके, अब बात करते हैं अपने द्विघाते बहुपद की। किसकी बात करते हैं? द्विघाते बहुपद की। द्विघाते बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यक। ओके, द्विघात बहुपद में अपने जैसे द्विघात एग्जांपल ले लेते हैं। यहां 3x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? 3x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, ऐसा जो बहुपद है वो कौन सा है? द्विघात बहुपद है। अब इसका जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 2। शून्यक कितने होंगे इसके? 2। शून्यक जो है वो कितने होंगे? 2 होंगे बच्चे। ओके, यानी जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। ओके, मान लेते हैं, माना इसके जो शून्यक है वो एक अल्फा है और एक को अपने बीटा मान लिया। एक तो क्या है? अल्फा है और एक क्या है? बीटा है। ये 2 शून्यक है। अब इनके 2 शून्यक को, जो शून्यक इसके आएंगे वो और इसके जो गुणांक है इनमें संबंध पूछ लिया जाता है। तो संबंध याद रखें, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। ओके बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटा ए। क्या होगा बच्चे? माइनस बी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बटा ए। क्या होगा? सी बटा ए। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, या यूं लिख दें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, और गुणा वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं अपने, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर है सी, सी क्या है? अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके बच्चे, याद रह जाएगा, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। ये महत्वपूर्ण चीज है, इनको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में और अच्छे से लर्न कर लें। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। ओके, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। इसका व्यापक रूप की बात करें अगर अपने, किसकी? व्यापक रूप या अपने मानक रूप कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? मानक रूप। ये इसका क्या होता है? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे भी याद रखें, आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है कि द्विघात का मानक रूप जो है वो क्या है, लिखिए। मानक रूप, द्विघात का मानक रूप क्या है? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं अपने त्रिघात की ओर।
किसकी ओर, त्रिघात की ओर चलते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका पहले अपने मानक रूप देख लेते हैं। क्या होता है मानक रूप? त्रिघात का मानक रूप होता है ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। इसमें क्या आ जाता है, ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। यह आ गया त्रिघात का मानक रूप। क्या आ गया, त्रिघात का मानक रूप, या आप इसे व्यापक रूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्यापक रूप भी कह सकते हैं। ओके बच्चे, इसके शून्यक जो है, शून्यक जो है वो मान लेते हैं अपने क्या है, जैसे मान लिया अपने एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। तीन क्यों लिए सर? अभी बताया आपको, जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। जिस बहुपद की जितनी घात उसके उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब इसकी घात कितनी है, 3 है, तो शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, इसमें भी शून्यकों और गुणकों के मध्य जो संबंध है वो देख लीजिए। क्या होता है शून्यकों का, या ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। ओके, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी बटा ए। क्या होता है, माइनस डी बटा ए। ध्यान रखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल क्या होता है, सी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल क्या होता है, माइनस डी बटा ए। ये भी आप नोट कर लें मानक रूप। और जो शून्यकों और गुणकों के मध्य जो संबंध है ये जरूर नोट कर लें, इसको अच्छे से याद कर लें। इससे संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एक चीज और अभी वो यहां नोट कर लें आप साथ में कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। ओके बच्चे, ये भी आप नोट कर लें और अच्छे से याद रखें इस चीज को कि जिस बहुपद के जितनी घात है उसके क्या होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं अपने कि द्विघात जो बहुपद है उसको अपने बनाए कैसे। द्विघात बहुपद बनाने की विधि या निर्माण कैसे करें। बनाने की विधि कह दो, शर्त कह दो या सूत्र कह दो, एक ही बात है। विधि कह दो, शर्त कह दो, सूत्र कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लेते हैं अपने, माना 2 शून्यक है। कितने शून्यक है, 2 शून्यक ले लेते हैं। 2 शून्यक जो है इसके वो ले लिए अपने, क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या ले लिए, अल्फा और बीटा, 2 शून्यक है। इन 2 शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना है। अब द्विघात बनाना है तो 2 शून्यक चाहिए अपने को भी। द्विघात किसको कहेंगे, जिसकी घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। अब घात 2 है तो शून्यक भी कितने चाहिए अपने को, 2 चाहिए, तो हमने 2 शून्यक ले लिए। तो इसकी जो विधि है या सूत्र है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इसके इंटू में लिख दो x, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और इसके गुणा में लिख दो x प्लस शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना इज इक्वल 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके बच्चे, तो क्या है द्विघात बहुपद बनाने की विधि या कह सकते हो आप सूत्र। तो यह है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से 100% आपसे MCQ में जरूर क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। ओके हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपने ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? ग्राफ की बातें करते हैं अपने, ग्राफ की, ग्राफ से संबंधित बातें करते हैं। मान लिया भी जो कोई y बराबर fx बहुपद है। क्या है? fx। एक चीज और याद रखें कि fx है, gx है ना, या यूं कह सकते हो px है। ये बहुपद लिखने का एक तरीका है, यानी कि बहुपद किससे लिखें अपने, तो fx, gx या px, इसको अपने क्या पढ़ सकते हैं शॉर्ट रूप में बहुपद। क्या है? बहुपद। तो अपने पास y बराबर कोई fx बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसमें ग्राफ से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जैसे ये अपना क्या है y अक्ष है और ये अपना क्या होता है x। क्या होता है? x। ये तो है अपना x एक्सिस और ये अपना क्या है y एक्सिस। क्या है? y एक्सिस है। ओके, अब इसमें जो रेखा है या जो अपना ग्राफ है वो देखो किस तरीके से आता है। अगर मान लो इस तरीके से एक सीधी रेखा के रूप में ग्राफ दे दिया अपने को, किस रूप में? सीधी रेखा में दे दिया ग्राफ, एक सरल रेखा के रूप में। किस रूप में? सरल रेखा में है, सरल रेखा में है। तो ये क्या होगा? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जो है उसका समीकरण अपने कह सकते हैं। शून्यकों की बात करें अगर इसमें शून्यक जो है, शून्यक की बात करें तो जो ग्राफ है, जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर काट रहा है, जितने बिंदुओं पर काट रहा है उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो ये देखो एक्स एक्स को कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब इसका शून्यक भी क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। तो याद रखें रेखिक बहुपद का ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त होगा? हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में? सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द्विघात की। द्विघात का जो बहुपद है इसको मान लिया अपने y बराबर fx ये है। क्या है? fx है। इसका ग्राफ कैसा होगा? देखो ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना क्या हो गया? x एक्सिस। क्या हो गया? x एक्सिस। ओके, ये तो x है और ये y है। इसका जो ग्राफ होगा वो अपने को मिलेगा इस रूप में, एक परवलय के रूप में। किस रूप में मिलेगा? परवलय के रूप में। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा? परवलय के आकार का होगा, परवलय के आकार का होगा। परवलयाकार भी बोल सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो? परवलयाकार भी बोल सकते हो। अब इसमें शून्यकों की बात करें अगर अपने, किसकी बात करें? शून्यक। तो देखो ये ग्राफ एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर काट रहा है उतने इसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। देखो एक बिंदु यहां पर काट रहा है और एक इस बिंदु पर काट रहा है, तो दो बिंदुओं पर काट रहा है तो शून्यक भी कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। इसकी भी कुछ कंडीशनें बनती है, जैसे यहां देखें, जैसे कंडीशन बनती है अपने यहां
एक ऐसे ग्राफ ले लिया अपने, देखो अब इसकी पहली जो स्थिति है, स्थिति फर्स्ट जो है अपनी वो क्या है, जैसे ये अब दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक स्थिति ऐसे बन जाती है, देखो इसकी एक स्थिति ऐसे भी बन जाती है। एक स्थिति ऐसे भी बन जाती है। ध्यान दें, अब इसमें पहली स्थिति में देखो बच्चे, अपने पास ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर काट रहा है। इस कंडीशन में इसके शून्य के कितने हुए, दो हुए, कितने हुए, दो हुए। इस कंडीशन में देखो ये परवलयाकार तो है, द्विघात बहुपद का ग्राफ तो है, अपने ये बात तो कह सकते हैं कि ये परवलयाकार हमें दिख रहा है, भी परवलयाकार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। अब ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, देखो यहां एक ही बिंदु पर काट रहा है, इस साइड में देखें तो भी एक ही बिंदु पर काट रहा है, कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। अगर अपने नीचे की तरफ बढ़ाएं ऐसे, ये भी कितने बिंदु पर काट रहे हैं, एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। यहां शून्य कितना है, एक है, लेकिन ग्राफ किसका है, द्विघात बहुपद का है। यहां ये देखें कंडीशन तीसरी में, इस कंडीशन में जो अपना ग्राफ है वो इस एक्स को न तो ऊपर से काट रहा है और न ही नीचे वाला काट रहा है। यहां इस कंडीशन में शून्यक जो है वो क्या है, जीरो रहेंगे, क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। यानी कि ग्राफ तो अपने को देखने से लग रहा है कि ये परवलयाकार है, परवलयाकार है, इसका मतलब ये किसके हैं, द्विघात बहुपद के हैं, किसके हैं, द्विघात बहुपद के हैं। ओके बच्चे, तो ये था द्विघात यानी कि पॉलिनोमियल से, उसके बारे में बेसिक बातें, इनको अच्छे से एक बार आप पुनः रिपीट करें, यानी कि एक बार दोबारा इसको आप वीडियो को अच्छे से देखें और साथ साथ में नोट करें। आपको बार बार कह रहा हूं कि हर चीज को जो भी यहां पॉइंट लिखा जा रहा है उस पॉइंट को आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और उन नोट्स को आप बार बार पढ़ते रहें। अपना सेकंड चैप्टर जो है इसका बेसिक, उसके बारे में अपने बात की, कल अपने बात करेंगे इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी 2.1 उसके बारे में, और फिर बात करेंगे 2.2 के बारे में। तो क्लास को अच्छे से देखें, साथ में अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं और अपना टारगेट जो है मिशन 100 यानी कि आपको 100 में से 100 अंक दिलाने के मेरा वादा है। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो 100 में से 100 अंक आपके 100% आएंगे। क्या आएंगे, 100%, ये मेरी गारंटी है। ओके, थैंक्स।